हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो हमारे कंटेंट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसमें आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको इसमें लाया गया है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये दिल्ली से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट हैं, मैंने बताया, जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने स्वयं को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में ही स्थापित किया। इसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से पूरे सिस्टम को संभाला था। बाद में इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। तो जब कभी ऐसा प्रश्न आए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जिसने 1206 में दिल्ली में मुस्लिम शासन की या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कराया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक खेल था जिसे आज के समय में हम क्या बोलते हैं? पोलो बोलते हैं। उस समय चौगान बोलते थे। तो चौगान क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और ये बहुत कम समय तक शासन संभाल पाया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था, क्योंकि दिल्ली का पूछा है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का प्रथम पूछा है। और मैंने अभी आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को केंद्र बनाकर या लाहौर को राजधानी बनाकर के पूरी सल्तनत को संभाला था। लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत का केंद्र बनाया। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हो गया इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया, इसलिए क्योंकि स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और इसी का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया था। किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री जो है, यह दिल्ली की प्रथम, यह भारत की, मध्यकालीन भारत की पहली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? तो वो बलबन था, जिसने अपने दरबार में फारसी त्योहार नौरोज को मनाया था और फारसी प्रथाएं अपने यहाँ शुरू की थी बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में कई वंश आए ना, इसमें गुलाम वंश आया, इसमें खिलजी वंश आए, इसमें तुगलक आए। तो ये सभी वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत के, इनमें सबसे कम समय तक शासन करने वाले खिलजी थे, जिन्होंने 1290 से लेकर के 1320 यानी कि मात्र 30 वर्षों तक शासन किया। किसने? खिलजी वंश ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति था जफर खां, यह मंगोलों से लड़ते समय इसकी मृत्यु हुई थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती थी? और आप देखेंगे कि मंगोलों ने बहुत आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और इन मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पश्चिमी क्षेत्र में सीरी का किला बनवाया, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए।
तो सिंध नदी जो है यहाँ पर मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच में सीमा बनाती थी, यानी कि ये बॉर्डर लाइन था। तो इसके पश्चिम की तरफ मंगोलों का क्षेत्र था और पूर्व की तरफ दिल्ली सल्तनत का एरिया आता था। अलाउद्दीन खिलजी की विजय रणथंभौर, गुजरात, वारंगल तथा चित्तौड़ का सही क्रम क्या है? तो इनमें सबसे पहले गुजरात विजय है। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को विजय किया। फिर उसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर की विजय की, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय किया और वारंगल को 1309 ईस्वी में विजय किया था। चित्तौड़ की विजय काफी इसकी प्रसिद्ध थी, जिसको लेकर के फिल्म भी बन चुकी है। हजार दीनारी के नाम से किसे जाना जाता था? तो जो मलिक काफूर था, इसे हजार दीनारी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह एक गुलाम था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम हजार दीनारी पड़ गया। अलाउद्दीन के निम्न सेना अध्यक्षों गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां तथा बैर खां में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक, जिसे कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, यह बाद में खिलजियों के बाद एक नया वंश स्थापित किया जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, और यह तुगलक वंश भी दिल्ली सल्तनत का ही एक महत्वपूर्ण वंश था। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था, वह मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारे गुणों का मिश्रण होने की वजह से इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। कोई इसे पागल बुद्धिमान कहता है, तो कोई इसे कहता है यह समय से आगे सोचता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो कि उस समय बुद्धिमानी पूर्ण तो थे, लेकिन उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। जैसे कि सांकेतिक मुद्रा चलाना, सांकेतिक मुद्रा आज के दौर में भी चलती है, जैसे पेपर करेंसी, ये सांकेतिक मुद्रा है, लेकिन आज इस सांकेतिक मुद्रा का पूरा नियंत्रण आरबीआई के माध्यम से भारत सरकार के पास है। लेकिन तत्कालीन समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए हर टकसाल में सिक्के ढाले जाने लगे, जिसकी वजह से इसका सांकेतिक मुद्रा का या मुद्रा का जो प्रचलन का जो इसका आदेश था वो सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी घोषित किया, ताकि वह पश्चिम क्षेत्र से मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा कर सके। इसमें भी यह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी तरह से राजधानी को बदलना उस समय तर्कसंगत नहीं था। इसके अलावा दोआब में कर वृद्धि को लेकर के, कराचिल अभियान को लेकर के, खुरासान अभियान को लेकर के जो भी आदेश थे इसके मोहम्मद बिन तुगलक के, वे सभी फेल हो गए, और इनकी वजह से जनता इतनी परेशान हो गई कि बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा गया, बदायूनी कहता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे ग्रंथों का विद्वान था, भाषाओं का विद्वान था। इसे खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुणता हासिल थी। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से किस शासक के निधन पर बदायूनी ने यह टिप्पणी की थी? तो यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, इसका होगा बिन तुगलक। ठीक है, बिन तुगलक की मृत्यु पर ये बात बदायूनी ने कही है, क्योंकि बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्यों से जनता बहुत परेशान हो चुकी थी, और स्वयं सुल्तान भी परेशान था, क्योंकि उसका कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा था। तो बदायूनी ने बिन तुगलक की मृत्यु पर ये कहा था, और बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सत्ता पर आसीन हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो फिरोज तुगलक था, और फिरोज तुगलक ने इन गुलामों की देखरेख के लिए अलग से एक विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। दीवान ए बंदगान,
नामक विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने ही की थी। और यह विभाग क्या करता था? यह दास विभाग था, दासों का या गुलामों का विभाग था। तो इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। और फिरोज तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। जितने भी सुल्तान हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, उनमें सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? फिरोज तुगलक के पास। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ को बेहतर कर सकता है? तो वो फिरोज तुगलक था। यानी कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक नए नए जो काम किए उनमें अनुवाद विभाग की स्थापना की। और अनुवाद विभाग की स्थापना इसलिए की कि भाषाओं का अनुवाद करके वो सभी धर्मों के लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकता है और ये धर्मों के लोग अब एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। तो अनुवाद विभाग स्थापित किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सैयद, कलंदर, फारसी, खुश नवीस तथा अरब व्यापारियों में से किसे कुलाहदारान कहा जाता था? तो ये बढ़िया एक नया फैक्ट है कि जो सैयद वंश है, इस सैयद वंश को कुलाहदारान के नाम से जाना जाता था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, मुबारक खान तथा आलम शाह का सही कालानुक्रम क्या है? तो रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक एवं आलम शाह ये सल्तनत काल के जो शासक हैं, जो राजा हैं, उनका सही क्रम है उन शासन पर स्थापित होने का। सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो जो लोदी है, ये लोदी वंश जो है ये अफगान मूल से संबंधित था और बाकी सभी जो है वे अफगान नहीं थे। तो इन लोदियों के शासन को समाप्त करके ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव रखने एवं उसे सल्तनत काल की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और आगरा शहर की स्थापना की। सल्तनत का पूरा केंद्र इसने दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा में शिफ्ट कर दिया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? तो इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने मध्यकालीन इतिहास में इक्तादारी या इक्ता प्रथा आरंभ की। यह इक्तादारी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो इक्तेदार थे इनको एक जमीन दी जाती थी और उस जमीन की राजस्व वसूली करके एक हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था, बाकी अपने पास रखा जाता था और इन इक्तेदारों का पूरा नियंत्रण सुल्तान के पास होता था। इन इक्तेदारों का तबादला या ट्रांसफर भी किया जा सकता था। इसके द्वारा सल्तनत को पूरी तरह से एक कोऑर्डिनेट किया गया, नियंत्रित किया गया और यह प्रशासन को संगठित करने का एक बेहतर प्रयोग था जो पहली बार इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? तो फवाजिल था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, यानी कि जो टैक्स या राजस्व वसूल किया जाता था उसमें जो अतिरिक्त राशि थी वह जब सरकारी खजाने में जमा की जाती तो उसको फवाजिल कहा जाता था। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था और दीवाने अर्ज जो एक महत्वपूर्ण विभाग था इसकी स्थापना बलबन ने की थी और ये रक्षा विभाग से संबंधित था जो पूरी की पूरी सेना की व्यवस्था करता था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का मतलब होता है वजीर का पद। तो तुगलक काल में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह तथा जियाउद्दीन बर्नी में से
किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था सल्तनत में, और इसने तत्कालीन समय की उन्नत डाक व्यवस्था का व्यापक विवरण किया है। अपने जो विवरण है इसका, जिसका नाम है रेहला, रेहला में इसका व्यापक विवरण इब्न बतूता ने किया है। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो फड़म सिक्के थे, और ये जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे जिनमें बहमनी और विजयनगर साम्राज्य हैं, वहां पर सिक्कों को फड़म कहा जाता था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक था जिसने बाजार सुधार किए, और इस बाजार सुधार में राशनिंग प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत पीडीएस सिस्टम के माध्यम से एक निर्धारित कीमत पर निर्धारित मात्रा में निर्धारित वर्ग को वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, जो वर्तमान पीडीएफ सिस्टम में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने 13वीं शताब्दी में कृषि को उन्नत करने के लिए नहर बनवाई, लेकिन बड़ी मात्रा में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय पूरी तरह से फिरोज तुगलक को जाता है। और फिरोज तुगलक ने ये सारे निर्माण कराने के लिए अलग से एक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, पर फिरोज शाह तुगलक ने ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। 13वीं चौदहवीं सदी में भारतीय किसान गेहूं, चावल, जौ एवं मक्का में से किस फसल की खेती नहीं करते थे? तो मक्का की खेती ये नहीं करते थे। मक्का 15वीं शताब्दी में बाहर से विदेशियों द्वारा भारत में लाई गई फसल थी, और मक्के का उत्पादन मूल रूप से जिस देश में मक्के की फसल उपजाई गई वो थे लैटिन अमेरिकी देश। तो विदेशियों द्वारा भारत में मक्के की खेती 15वीं शताब्दी में लाई गई थी। उलेमा, खान, मलिक तथा सूफी संत में से कौन दस्तार बंदान कहलाते थे? तो उलेमा जो है इन्हें दस्तार बंदान भी कहते थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मैंने अभी आपको बताया, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा निर्माण कार्य कराया, नहरों का निर्माण कराया, इसीलिए इस निर्माण कार्य की देखरेख करने के लिए अलग से एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। और फिरोज शाह तुगलक ने इसके अलावा बहुत से नए, जैसे दीवाने खैरात जैसे अस्पताल खुलवाने का कार्य किया इसने दीवाने बंदगान, यानी कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम किस इमारत में प्रयोग में लाई गई थी? तो ये अलाई दरवाजे में लाई गई थी, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। घोड़े के नाल के शेप की मेहराब इसमें बनाई गई थी। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम खाद्य वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार जो है इसे हिंदू मुस्लिम खाद्य वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वह फिरोज शाह तुगलक था। तारीखे फिरोजशाही का रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी था। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करने वाला शासक जो है वो सिकंदर लोदी था।
तुगलकनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तुगलकनामा अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो जहां तक हम कर चुके हैं उसको फिर आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहे हैं।